गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दूसरे यूनिट की बात कर रहे थे। जैसे फर्स्ट मॉडल में हम लोग देखे थे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ डिमेरिट्स देखे थे। आज से हम लोग एक नए मॉडल की तरफ चलेंगे जिनका नाम है नील बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल में क्या क्या हम लोग को देखना है। ओके, तो देखिए नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया था, तो जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिमेरिट था, जो दोष थे, उसको दूर करने के प्रयास किए थे। सबसे पहला जो डिमेरिट था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को लेकर, क्या अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर चक्रण करता है, मोबाइल करता है, तो कितना उसके पास एनर्जी था कि जिसे एनर्जी के साथ वो चक्रण कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक के अंदर में चला जाएगा। ये सबसे पहला सवाल था और ये इनका दोष था। तो उन्हीं दोष को दूर करने के प्रयास किए थे आपका बोर मॉडल के माध्यम से। एक बोर मॉडल आया था, ये टाइम पीरियड था 1913 का टाइम पीरियड था। इन्होंने जो मॉडल में कमी है रदरफोर्ड का दूर करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे कि मॉडल को देने से पहले इन्होंने एक साइंटिस्ट का सहारा लिए थे जिनका नाम था प्लांक। प्लांक मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, प्लांक का मॉडल था जिनके माध्यम से दिया गया था। देखिए प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये बताया थे कि कोई भी जो बॉडी होते हैं, ये मान लें कि कोई बॉडी है, खास करके बॉडी में हम बात कर सकते हैं ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक बॉडी होता है आपका, तो जो ब्लैक बॉडी होता है, तो ब्लैक बॉडी के एक स्पेशल गुण हम लोग देखे थे इस मॉडल के माध्यम में कि कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर डालिए, मतलब हम इसके ऊपर किसी प्रकार की एनर्जी का, किसी प्रकार की ऊर्जा वाले जब हम इस पर रेडिएशन डालेंगे, हम इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, रेडिएशन जैसे डालेंगे, तो ये पूर्ण रूप से इस रेडिएशन को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो सकता है, या दूसरा एक घटना हो सकता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है जो है, इनसे जो निकलेगा, ये ब्लैक बॉडी आपका है, ब्लैक बॉडी आपका है, इनसे अगर ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा उत्सर्जित होगा। ऊर्जा निकलने का मतलब होता है उत्सर्जित। अगर ऊर्जा का उत्सर्जित होता है तो किस प्रकार से होगा, इस पर इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल तैयार करके और समझाए थे। तो याद रखिएगा, कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु हो, उनसे ऊर्जा जो है या तो उत्सर्जित या अवशोषित असतत होती है, मतलब नॉन कंटिन्यूअस रूप से होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण रूप से पूरा का पूरा एनर्जी एक बार में एब्जॉर्ब करेगा। ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का अवशोषित करता है। ठीक है, या तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं। ये किनका थ्योरी था, तो प्लांक का थ्योरी था। मतलब एक बात हम लिख सकते हैं, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट है कि जो भी बॉडी होगा, कोई भी बॉडी हो, वो ऊर्जा का या तो उत्सर्जन या अवशोषण
छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करते हैं, और इन पैकेट्स को हम लोग दो टर्म में कह सकते हैं। अगर हम प्रकाश की केस की बात करते हैं, प्रकाश में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कहते हैं फोटोन कहते हैं, इनका नाम दिया गया है फोटोन कहा गया है। अगर उष्मा की अगर बात कर रहे हैं, उष्मा में अगर हम बात करेंगे तब इनका नाम पड़ेगा क्वांटा। एक क्वांटा टर्म दिया गया था। मतलब प्लांक ने दो बात बताए थे, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या तो अवशोषण जो होगा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और इन पैकेट्स के रूप में जो ऊर्जा होते हैं, प्रकाश के केस में इन पैकेट्स को कहा गया है फोटोन, और उष्मा के केस में कहा गया है क्वांटा। ठीक है, क्वांटा हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, फोटोन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है, इसलिए हम लोग छोटी छोटी बात को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लैंग्वेज को लेकर। याद रखिए कि क्वांटा कहते हैं, इसको फोटोन कहते हैं। किसको कह रहे थे? तो जो छोटे छोटे जो पैकेट्स थे ना, इन पैकेट्स को कहा गया था क्वांटा। ये जो देखिए, मान लो कि यहाँ पर ऊर्जा का कोई सोर्स होगा, ऊर्जा जहाँ से निकल रही है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर सन होगा। अब जानते हैं कि सन से ऊर्जा निकलते हैं, अगर इन सन से निकल रहा ऊर्जा तो इस तरह से निकलते हैं। एक्चुअल में ये गैप इतना नहीं रहता है, मतलब ये गैप दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस प्रकार से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, और इन्हीं पैकेट्स का नाम पड़ा था फोटोन कहते हैं। इन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलते थे, और इन्हीं को क्या कहा गया था? पैकेट्स को फोटोन। इसी प्रकार से अगर कहीं से उष्मा निकल रहा है, मान लो कि यहाँ पर कोई चीज़ को जलाएं, ठीक है, तो इनसे भी ऊर्जा निकलेगी। तो जो ऊर्जा निकलेगी तब ऐसे केस में हम क्या नाम देंगे इनको? तब इस तरह के जो ऊर्जा निकलने वाले हैं तब इनको हम कहते हैं क्वांटा कहते हैं। ओके, ये दो बात समझ में आ गया कि फोटोन क्या होता है और क्वांटा क्या होता है। तो ये दोनों बात को समझाने के लिए कौन आए थे? तो प्लांक ने अपना थ्योरी दिए थे कि कोई भी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट से होता है, कंटिन्यूअस नहीं होगा, लगातार ऊर्जा नहीं निकलेगा, हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगा, और इन्हीं पैकेट्स को फोटोन और क्वांटा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो प्लांक ने और क्या बताया कि अगर किसी बॉडी से ऊर्जा निकलेगा तो कितना ऊर्जा निकल सकता है। मतलब ऊर्जा के लिए इन्होंने एक समीकरण दिए थे ऊर्जा का। क्या था? ऊर्जा को हम लोग अगर E से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊर्जा का इन्होंने समीकरण क्या दिए थे? तो H न्यू क्या दिए थे? H न्यू। H क्या है? H है प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू था H का वैल्यू था 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। और न्यू क्या है? तो न्यू को कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति इसको कहते हैं आवृत्ति, मतलब इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी आपका है, ये आपका आवृत्ति है। ये दोनों के बीच का रिलेशन बताए थे, ठीक है। इन्होंने ऊर्जा के लिए यह बात बताए थे कि कोई बॉडी से जो फोटोन की ऊर्जा होगी या एक क्वांटा की ऊर्जा होगी वो H न्यू के बराबर होगा। अगर मान लो कि दो अलग अलग बॉडी है तो दो ऊर्जा में कितना का अंतर होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ऊर्जा जो जा रहा है तो कितना का अंतर है, उसके लिए क्या करते हैं कि मान लो कि एक E1 मान लो और क्या मानते हैं एक E2 मान लो। ये मान लो कि पहला बॉडी का ऊर्जा होगा और ये आपका दूसरा बॉडी का ऊर्जा होगा। दो अलग अलग बॉडी का ऊर्जा की बात हम कर लिए। अगर ये दोनों बॉडी में ऊर्जा के या तो उत्सर्जन या तो अवशोषण निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं, देख लो यहाँ पर। तो क्या करते हैं कि ऊर्जा को अंतर निकालने के लिए हम लोग डेल लगाते हैं। इसको मतलब हो गया ऊर्जा का अंतर, किसका हो गया? ऊर्जा की अंतर। जब भी ऊर्जा का अंतर निकालना होता है तो इस प्रकार से यूज करते हैं डेली। और इनमें से जिस बॉडी का ऊर्जा अधिक होगा, मान लो कि इसकी ऊर्जा अधिक है और इसकी ऊर्जा मान लो कि चलो कम है,
ध्यान से देखो, इसकी ऊर्जा जो है अधिक है और इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तब ऊर्जा का अंतर कैसे निकालते हैं, तो अधिक ऊर्जा में से कम वाला ऊर्जा वाला घटा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं E2 माइनस E1, और यह हो गया एक नया समीकरण बन गया कि ऊर्जा का जब भी अंतर निकालना हो तो ये फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। तो ये जो कंसेप्ट जो दिया गया था ये प्लांक के मॉडल में दिया गया था, प्लांक का थ्योरी से आया था। हमारे पास जो प्लांक की थ्योरी था वहाँ से ये फार्मूला ड्राइव होकर आया था। ठीक है, यहाँ से एच पता चल गया, न्यू क्या है, तो न्यू आपका फ्रीक्वेंसी, इसको पढ़ते न्यू पढ़ते हैं, ये फ्रीक्वेंसी बताता है आवृत्ति के बारे में। ऊर्जा का अंतर कैसे निकालते हैं, तो जिस बॉडी की ऊर्जा अधिक होगा उनमें से कम वाले बॉडी की ऊर्जा घटा लो, जो भी अंतर आएगा ऊर्जा का अंतर कहलाएगा। अब देखो इन्हीं को रिलेट करके एक रिलेशन बना के बोर ने अपना एक मॉडल दिया कर लिए, जिसको कहा गया था बोर का एटॉमिक मॉडल। अब देखिए यहां तक हम लोग कर लिए। अब बोर ने क्या क्या बात बताया है, उनकी मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंस बात थी, हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। उन आपको ध्यान से देखना है और उसको याद भी कर लेना है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले इन्होंने ऊर्जा के ऊपर बात की थे। ऊर्जा आपका, तो देखिए अगर बोर मॉडल में हम बात करेंगे तो बोर ने कुछ नियम दिए थे, किनके आधार पर, तो प्लांक के नियम के आधार पर। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जिस कक्षा में वो क्या करता है, घूमता है, उस कक्षा की ऊर्जा नियत होगा। उस कक्षा की ऊर्जा क्या होगा, नियत होगा। कहता है देखिए यहाँ पर न, तो अगले स्लाइड में चलिए, हम चलते हैं अगले स्लाइड में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक चीज लिखे हैं कि पहले कक्षा को समझ लेते हैं तो हम और डिटेल में जा सकते हैं। एक कक्षा हो गया आपका, और ये हो गया उपकक्षा, और ये कक्षक इसको कहते हैं। ठीक है, सबका हिंदी हमने लिख दी। सबसे पहले कक्षा समझ लो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहे थे। मान लो कि देखो ये नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों तरफ की जो इस तरह के सर्कुलर पाथ होता है, वृत्तीय पाथ जो है, इसको कहते हैं कक्षा। मतलब अगर हमारे पास सेल या कक्षा का परिभाषा की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियस के, ये जो आपका न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ एक वृत्तीय पथ को कक्षा कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं, जो आपका नाभिक है, ये नाभिक के चारों तरफ के जो वृत्तीय पथ होता है, जो वृत्ताकार जो पथ दिखाई दे रहा है, इस पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कक्षा के बारे में बता दिए। ये आपका कक्षा हो गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया कि एक परमाणु के अंदर में एक से अधिक कक्षा की संख्या हो सकती है। तो अगर मान लो कि मेरे पास ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इस तरह से कक्षा अगर बना दें तो कितना हो सकता है, तो इस कहना तो मुश्किल है कि कितना हो सकता है, परमाणु पर प्रभावित पड़ेगा। अधिकतम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको, अब देखो इन कक्षाओं को इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिए। सबसे पहले कक्षा के बारे में बताएं और उनका एक नाम दिए। नाम क्या दिए थे, तो अल्फ़ाबेट के जो लेटर होता है, जो अक्षर होता है, उसके आधार पर दिए। इनका नाम रख दिए KLMN, इस प्रकार से नाम ने रख दिए। क्या क्या, तो पहला वाला जो आपका K सेल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा L सेल, तीसरा जो होगा M सेल, चौथा हो जाएगा N सेल। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो O सेल नाम दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कक्षा के नाम देते हैं। अब हर कक्षा की संख्या को अगर ले ले तो मान लो कि यहाँ पर कक्षा संख्या 1 को हम लोग K सेल कह दिए,
कक्षा संख्या 2 को हम लोग L को हम लोग 2 कह दिए, n की वैल्यू को 3 और n की वैल्यू 4। इस प्रकार से हमारे कक्षा जो है सेल जो है बनते चल जाते हैं किसी भी परमाणु के अंदर में। कोई भी परमाणु हो उसके अंदर में इस प्रकार से कक्षा बनते हैं, इस तरह से सेल का निर्माण होता है। अब इन सेलों से रिलेशन अगर हम जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन का संबंध जोड़ दें, तो इन्होंने बोर ने एक फार्मूला दे दिए थे कि अगर हर कक्षा में कुछ निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा, इन्होंने क्या संबंध बना दिए, तो इन्होंने बताया सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला दे दी जिसका नाम था 2n²। क्या फार्मूला हो गया? 2n²। ठीक है, ये फार्मूला क्या होगा? 2n²। n क्या था? तो यहाँ पर n हो जाएगा सेल की संख्या, सेल की संख्या होगा। ठीक है, n क्या होगा? सेल की संख्या। अगर हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो इस फार्मूला के सहारे ले सकते हैं। पहला, अगर n की वैल्यू अगर 1 रखें, n की वैल्यू 1, मतलब k सेल की बात हम कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 का मतलब हुआ k सेल, तो इसका फार्मूला बैठा लीजिए 2 और 1 के स्क्वायर, आपको आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आप निकाल ले सकते हैं n की वैल्यू 2, मतलब क्या हुआ कि L सेल की हम बात कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो L सेल होगा, और L सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 2 × 2 के स्क्वायर कर लीजिए, इसका हल कीजिएगा तो 8 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं आगे भी सेल जो आपका दिया हुआ है, आगे जो है आपका n की वैल्यू अगर हम 3 रख के चलते हैं, कौन सी सेल आ जाएगा? m सेल हो जाएगा। और अगर m सेल की बात करते हैं तो फार्मूला लगे 2n² वाला, 2 × 3 के स्क्वायर कर लीजिए, कितना मिल जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। और n के वैल्यू अगर 4 रखते हैं, मतलब हुआ n सेल की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला लगा 2n² का, तो 2 × 4 के स्क्वायर कर लीजिए और हो जाएगा आपका 32। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 5 रख दीजिएंगे तो क्या हो जाएगा? O सेल की बात हो जाएगा। अगर O सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 × 2n² फार्मूला लगा, 2 × 5 के स्क्वायर हो जाएगा 50। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला इन्होंने दिए थे 2n²। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने सेल के बारे में बात कर लिए, हमने जो भी सेल था इसके बारे में बात की। इसमें एक और पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा, हमने टॉपिक जो लिए हैं, अब दूसरा है सब सेल क्या होता है। हमने सेल तो पढ़ लिए, इसका दूसरा पार्ट था सब सेल क्या होता है। तो सब सेल देखिए हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं सब सेल। ये हमारा सेल हो गया, सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हम लोग समझ लिए। सब सेल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिख लेते हैं सब सेल। देखिए हिंदी में उप सेल कहते हैं इसको, उप सेल हो गया, या उप कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उप कक्षा या उप सेल। मतलब सेल के अंदर जो पाए जाते हैं 3D, एक्चुअली में क्या होता है? 3D होता है। क्या होता है? 3D स्पेस होता है, स्पेस। और इसको हम लोग याद करते हैं कैसे? तो देखिए ये 3D स्पेस होता है, इसका उप सब सेल जो होता है इसको दिया गया, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। इसको कहते हैं A सब सेल, दूसरा हो जाएगा P सब सेल,
डी सब सेल हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो एफ सब सेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो जो हमारा नाभिक था, नाभिक के चारों तरफ क्या था, चारों तरफ क्या था, सेल था। तो सेल के अंदर ही 3D स्पेस में पाया जाता है सब सेल, इसको सब सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये 3D मॉडल में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा। आपको याद रखना है ए से पी, डी और एफ। ए से आपका हो गया, पी हो गया, डी और एफ हो गया। ठीक है, ये सब सेल इसको कहते हैं। अब सब सेल जैसा ही आपका एक और पॉइंट हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं, जैसे उपकक्षक है, उपकक्षक कहते हैं, ऑर्बिट जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये भी एक प्रकार के, याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार के 3D स्पेस में पाए जाते हैं, स्पेस में पाए जाते हैं। एक तो बात समझ में आ गया, जो हमने सब सेल लिखे हैं वैसा ही आपका ऑर्बिटल भी होते हैं। सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसे आपका ऑर्बिटल के रूप में अगर हम देखें तो ये भी एस होगा, एस ऑर्बिटल, इसको पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल, इसको पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एफ ऑर्बिटल। आपके पास ऑर्बिटल भी 4 है, जिस प्रकार से सब सेल 4 हैं उसी प्रकार से ऑर्बिटल भी 4 होंगे। देखिए एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ऊपर में देखिए सब सेल कितना है, 4 ही है। ए से सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। तो सब सेल भी 4 और ऑर्बिटल भी 4 हो गया। अब दोनों में कैसे अंतर समझ सकते हैं, तो इसका दूसरी तरह से बना सकते हैं मॉडल। अगर हम दूसरे मॉडल की तरफ अगर देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ऑर्बिटल क्या है और सब सेल क्या है। तो हम दूसरे मॉडल बनाने की कोशिश करें। ध्यान से देखिएगा, ये सब याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। अब क्योंकि आप लोग बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, आपने 11th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे। ऐसे स्टार्ट हो जाती है आपको 11th क्लास से। आपने 11th पढ़ लिए, 12th भी पढ़े होंगे, इसके बाद आए हैं जनरल करने के लिए ना, तो स्वाभाविक है कि सब थोड़ी बात समझते होंगे। अगर अभी भी दिक्कत हो रही तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सब सेल और ऑर्बिटल में क्या अंतर होगा। देखिए अगर हम थोड़ा सा मॉडल देखें, इनका थोड़ा सा मॉडल के ऊपर चले, मॉडल अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखिए ए से सब सेल का जो मॉडल होता है उसको मान लें कि चलो ये आपका ए से, इस तरह से हम बना लिए, एक डब्बा बना लिए। तो इसी को अगर हम कहेंगे ये आपका एक सब सेल भी हो गया, सब सेल भी है और ये ऑर्बिटल भी है, ये दोनों एक ही जैसा है, यहाँ पर अंतर नहीं है। लेकिन जैसे पी के बनाएंगे तो इस प्रकार से हमको 3 प्रकार डब्बा बनाना पड़ेगा, 1, 2 और 3 प्रकार के डब्बा बनाना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा का पूरा ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है ना, इस डब्बा का नाम क्या होगा, इस डब्बा को सब सेल कहते हैं। ये आपका सब सेल हो गया। लेकिन अगर हम सिंगल डब्बा पढ़ें डब्बा, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। यह अंतर है बाबू। पूरा अगर हम बनाते तीनों डब्बा को पूरा मिलाकर उसको सब सेल कहेंगे, लेकिन इसमें से अगर एक डब्बा की बात कर रहे हैं तो ये मेरा ऑर्बिटल हो गया। मतलब इसके अंदर में ऑर्बिटल कितना हो गया, तो 3 ऑर्बिटल हुआ। अगर हम पी सब सेल में बात करेंगे तो 3 गो ऑर्बिटल मिलेगा, 3 ऑर्बिटल होगा। किसमें, तो आपका सब सेल पी में, सब सेल पी में 3 ऑर्बिटल होगा। इसी प्रकार से अगर हम डी सब सेल देखें, तो देखिए यहां बना के दिखाते हैं। डी सब सेल आपका है, ध्यान से देखो, ये सबको नोट करना, ठीक है ना, कॉपी में नोट करते चलना है। डी सब सेल अगर है तो देखिए इसके लिए हम क्या बनाते हैं, 5 डब्बा बना लेंगे।
आगे हम लोग देखेंगे क्यों डाबा बनाते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कहानी है, लेकिन आगे की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि 5 डाबा होता है, मान के चलो कि 5 डाबा इसके पास है। अब कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे अभी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के एक थ्योरी आपको पढ़ना है, वहाँ पर हम बात करें। देखो अगर 5 डाबा को मिलाकर अगर हम बात करेंगे तब इसका नाम पड़ेगा डी सबसेल। अगर एक एक डाबा के बारे में हम बात करेंगे, एक एक डाबा की बात करेंगे, तब इसका नाम पड़ेगा ऑर्बिटल। अब तो समझ में आ गया कि ऑर्बिटल क्या है, सबसेल क्या है। ठीक है, तो सबसेल क्या होता है कि पूरा मिलाकर डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। आपका पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर एफ सबसेल की बात करेंगे तो 7 ऑर्बिटल पाए जाएंगे। वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, एक आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटम केमिस्ट्री। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास सबसेल आए थे, क्योंकि अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़े हैं बोर मॉडल में। तो बोर मॉडल में सिर्फ इतना ही बात सीखने को मिला कि आपका सबसेल होता है, ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल होते हैं। इतना बारे में हम लोग समझ में आया। अब छोटी सी बात हम लोग, क्योंकि एग्जाम हमको पास करना है, इतना तो मॉडल पढ़ के कुछ करेंगे नहीं, हमारे पास एग्जाम में किस प्रकार सवाल आएगा उस पर हम बात करते हैं। तो आपके पहले तो आएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसेल में कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग सेल में देख लिए, तो सबसेल में कैसे निकालेंगे, सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो याद रखना छोटी सी बात है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसेल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसेल, देखिए यहाँ पर सबसेल लिख लो, सबसेल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर ए से सबसेल है तो इलेक्ट्रॉन 2 होगा, याद रखिएगा। पी सबसेल है तो इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अगर डी सबसेल है तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 होगा। अगर एफ सबसेल है तो इलेक्ट्रॉन 14 होगा। एग्जाम में आपका ये काम करेगा, ये आपको याद रख लो। एग्जाम में ये आपको काम करने वाला है कि अगर हम बात करेंगे ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, पी वाला में 6 होगा, डी वाले में 10 और एफ वाला में 14 होगा। ठीक है, याद रखिए। एक बात और यहां पर लिख देते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑर्बिटल हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें, हर ऑर्बिटल के पास में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके अलावा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक टर्म, अधिकतम टर्म है, इस पर भी गौर दीजिएगा। अधिकतम टर्म लिखा है, मतलब इस ए ऑर्बिटल मेरे पास है तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब आप जैसे 3 को अगर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, इस प्रकार से भरते हैं, इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, लेकिन जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भरिएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अधिकतम शब्द लगा है, इसका मतलब कि न्यूनतम 1 रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा जैसे आप भरते हैं तो ये आपका सबसेल और ऑर्बिटल फेल कर जाता है, वहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि ऑर्बिटल के अंदर में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से तो इसको याद रख लीजिएगा कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से देखो, इसमें डाबा क्या हुआ था, 1 ही डाबा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2। इसमें कितना डाबा था, 3 डाबा था, तो इलेक्ट्रॉन देखिए प्रत्येक में 2-2 भर के चल जाइए, 6 हो जाएगा। इसमें देखिए डाबा कितना था, अगर इसको यहाँ पर और अच्छी तरह से बनाए तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं, डाबा का 1 हो जाएगा, 5 को इसमें 1 2 3
4 और एक 5 है, तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इसमें भी रखिएगा तो 7 डब्बा होगा और हर डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को काम ये देगा कि ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरना होगा 2। चलो यहाँ पर क्लियर हुआ। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है और सबसेल क्या था। अब इनका जो मॉडल था, बोर मॉडल में क्या क्या और हम लोग को सीखना है, बोर मॉडल में क्या क्या और सीखना है, तो छोटे छोटे बात है जो कि लैंग्वेज टाइप का, वो इसको लिख लेते हैं। पहला, प्रत्येक ऑर्बिटल, सॉरी प्रत्येक सेल लिखते हैं, प्रत्येक सेल की ऊर्जा नियत होती है। याद रखिएगा, प्रत्येक सेल की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नियत होती है, जिसे स्टेशनरी सेल कहा जाता है। मतलब इस प्रकार का जो सेल है उसका नाम क्या पड़ गया, स्टेशनरी सेल। मतलब जिस ऐसे सेल जिनके ऊर्जा जो है नियत होगा, जिनकी ऊर्जा अगर नियत है तब ऐसे सेल को स्टेशनरी सेल कहते हैं। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, स्टेशनरी सेल कहते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया और इस मॉडल के थ्रू और क्या मिला, तो देखिए आगे हम लोग देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो ऊर्जा के मान में अंतर आएंगे। ठीक है, कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, मान लो कि किसी सेल में जैसे नाभिक की है, समझो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि नाभिक है और इस प्रकार से 2 सेल बना दी हमने क्या किया, 2 सेल बना दिया। मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, सोचो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इस मतलब के सेल में था, किस सेल में था, के सेल में। अब के सेल से इलेक्ट्रॉन जैसे इस सेल में आ जाएगा, मतलब आपका एल सेल में इलेक्ट्रॉन आया, तो ऊर्जा में अंतर पाया जाएगा, क्योंकि हर सेल का ऊर्जा अलग अलग होगा। हर सेल की ऊर्जा क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इस सेल का ऊर्जा कुछ और होगा और इस सेल की ऊर्जा कुछ और होगा। तो जब अगर हम एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो ऊर्जा के मान में अंतर होगा। और ये मान कैसे निकालेंगे, कितना अंतर पाएगा, तो हमने पढ़ा था प्लांक क्वांटम में कि E बराबर होता है डेल E बराबर E2 माइनस E1, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर 2 शर्त हो सकता है। शर्त नंबर 1, पहला कि जो अंतर आएगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो पहला हम उस बात को लिखने वाले हैं, यदि अधिकतम ऊर्जा वाले सेल से न्यूनतम ऊर्जा वाले
सेल सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। याद रखिएगा कि अगर अधिकतम ऊर्जा वाले सेल से अगर न्यूनतम ऊर्जा वाले सेल में जाएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। मतलब हुआ क्या कि मान लो कि आपका एल सेल है और यहाँ पर क्या है, आपका के सेल है। इस सेल की ऊर्जा अधिक होगी, इस सेल की ऊर्जा अधिक होगी और इस सेल की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, इस सेल की ऊर्जा जो है, इस सेल की ऊर्जा अधिक है और इस सेल की ऊर्जा कम है। ठीक है, इस सेल की ऊर्जा अधिक है और इस सेल की ऊर्जा कम। इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो कि है अभी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इसमें चल जाए, इस सेल में चल जाए तो क्या होगा कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऊर्जा जो है बाहर निकल जाएंगे। ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब क्या है कि ऊर्जा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर हम एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा कब, जब अधिकतम ऊर्जा वाले सेल से न्यूनतम ऊर्जा वाले सेल में पहुंचेंगे तो। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब कंडीशन 2 क्या है इनका, तो जस्ट इसका रिवर्स कर लो, जस्ट इसका उल्टा अगर करते हैं, मतलब यदि न्यूनतम ऊर्जा वाले सेल से, ऊर्जा वाले सेल से अधिकतम ऊर्जा वाले सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। याद रखिएगा, पहला वाला क्या था, उत्सर्जन, और अब की वाला क्या होगा, अवशोषण। क्या हो गया जी, तो वो पॉइंट कवर कर लीजिएगा। लास्ट में जो लिखा हुआ होगा, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आया हुआ है, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा कि न्यूनतम ऊर्जा वाले सेल से अधिकतम ऊर्जा वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। वहाँ पर क्या होगा कि देखो, उसको नोट कर लीजिएगा। मान लो कि E1 और E2 है, मान लो कि E1 है क्योंकि हमने इसको माने थे K सेल और इसको माने थे L सेल। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से इस सेल में जैसे आएगा तो न्यूनतम ऊर्जा वाला, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा अधिक है, तो जैसे न्यूनतम वाले ऊर्जा से अधिकतम आएगा तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा।
इस प्रकार से ऊर्जा का हमने ह्रास देख लिया। तो हमने यहाँ पर शर्त पहला जो था कि ऊर्जा का में अंतर जो आएगा किस तरह से आएगा, तो ऊर्जा का अंतर निकालने का फार्मूला हमको पास था E2 माइनस E1, और इस फार्मूला के आधार पर हम बता सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, ऊर्जा का ह्रास कब होगा। अवशोषण और उत्सर्जन की अगर केस की बात करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट्स कवर किए, पहला कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसके बाद हमने सब सेल में भी देखा। दूसरा हमने बात की है कि अगर एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे तो ऊर्जा के मान में क्या हो सकता है। तो ऊर्जा के मान में बदलाव आएगा कब, जब एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे, अधिकतम से न्यूनतम जाएंगे, अधिकतम से निम्नतम, तो उत्सर्जन होगी। अगर न्यूनतम से अधिकतम सेल में जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा। इस प्रकार से तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो इसको हम अगले क्लास में और कंटिन्यू कर देंगे, जिस पर हम लोग पढ़ने वाले क्या होंगे, इसी से रिलेटेड कुछ बात और अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं, और बहुत सारे ढेर सवाल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन के अंदर में।